पिछले वीडियो में हम देख चुके थे इलेक्ट्रॉन को भी क्वार्क में विभाजित किया जा सकता है, जिसका प्रूवेशन गेलमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक, अब देखेंगे कि चार्ज का यूनिट क्या होता है। ठीक, अब चार्ज का यूनिट कूलाम्ब होता है और एक कूलाम्ब होता है 3×10⁹ ESU के बराबर। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब चार्ज के सीजीएस यूनिट क्या देखेंगे, सीजीएस यूनिट क्या होता है, स्टेकूलाम्ब होता है। और यहाँ पर देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है एक चार्ज का, इसका वैल्यू होता है 3×10⁻10 ESU। 3×10⁻10 ESU किसके बराबर होगा, 10 कूलाम्ब के बराबर होगा, या 1 EMU बराबर 10 कूलाम्ब, या 3×10⁻10 ESU बराबर होगा 10 कूलाम्ब के। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। क्या होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। इसका वैल्यू कितना होता है, 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 कूलाम्ब। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कूलाम्ब का नियम। ठीक, या कूलाम्ब बल। क्या होता है कूलाम्ब का नियम, कूलाम्ब का नियम यह होता है किसी दो निश्चित दूरी पर स्थित किन्हीं दो न्यूनतम दूरी पर स्थित दो आवेशित कण, क्या होगा, किन्हीं दो न्यूनतम दूरी पर स्थित आवेशित कण के गुणनफल के, इन दोनों कणों के जो वैल्यू आएंगे उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, एक बार और रिपीट करेंगे, किसी दो निश्चित दूरी पर आवेशित कण पर लगने वाला बल, ठीक ना, न्यूनतम दूरी पर स्थित कण पर लगने वाला बल उनके आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर देखेंगे बल जो है F इक्वल टू बल जो है ये इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है और इनके दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। अब इसके करने के पश्चात ये नियतांक आता है। ठीक ना, ये क्या होता है, यहाँ पर देखिए के स्थिर वैद्युत नियतांक है। ठीक, अब इसका मान क्या आता है 1/4πε0। क्या होगा, के इक्वल टू 1/4πε0। अब देखेंगे इसका मान कितना होता है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। देखिए यहाँ पर के का मात्रक यही होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम्ब स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए यहाँ ε0 क्या है, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक, ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। अब यहाँ पर देखेंगे ε0 का df मतलब डायमेंशन फार्मूला, ठीक ना, होता है m पे -1, l पे -3, t पे 4, a पे 2। अब ε0 का वैल्यू कितना होता है 8.85 × 10⁻⁸ कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ε0 का यूनिट यही होता है कूलाम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट पेज पर देखेंगे आपेक्षित वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक। इसको ε/r से प्रदर्शित करते हैं। ε/r क्या होता है, ε/ε0। ε माध्यम का होता है वैद्युतशीलता और ये ε0 निर्वात का वैद्युतशीलता होता है, जो कि पिछले पेज पर देखे हैं। ε0 निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को ही आपेक्षिक वैद्युतशीलता कहते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पर देखेंगे कि के कुछ वैल्यू, ठीक ना, के कुछ मान हैं जो उनके माध्यम पर जैसे डिपेंड करेंगे। जैसे धातु के लिए होगा के का मान होगा इनफाइनाइट, ठीक, और निर्वात के लिए के का मान 1 होगा, और जब कोई माध्यम होगा उसके लिए अलग अलग इनका के का वैल्यू आएगा। ठीक ना, जैसे जल के लिए देखेंगे, जल के लिए 81 होगा और किसी अन्य पदार्थ के लिए के का मान अलग अलग आएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कूलाम्ब नियम के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक ना, यह बिंदु आवेश के लिए ही पूर्णतः लागू होता है। मतलब कोई बिंदुवत आवेश होगा, मतलब स्थिर आवेश होगा, जो बिंदु के रूप में जब आवेश होगा उसी के लिए ये नियम लागू होगा कूलाम्ब का। अब दूसरा देखेंगे
आवेश की गतिशील अवस्था में वैद्युत बल के साथ साथ चुंबकीय बल कार्य करता है, ठीक ना। मतलब क्या कहा गया है, यदि आवेश गतिशील अवस्था में होंगे तो उसमें वैद्युत बल भी कार्य करेगा और चुंबकीय बल भी कार्य करेगा। क्योंकि यहाँ पर हम स्थिर आवेश के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर केवल वैद्युत बल ही कार्य करेगा। अब देखिए नेक्स्ट देखेंगे, कूलाम बल वैद्युत व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है, ठीक। कूलाम बल जो है वो व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह बल न्यूटन के थर्ड नियम का पालन नहीं करता है, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, कूलाम बल 10⁻⁻15 मीटर से कुछ मीटर की तक प्रभावित होती है। मतलब 10⁻⁻15 से कम दूरी पर यदि कोई आवेश होंगे तो उसमें मतलब कूलाम बल का मान नहीं मिलेगा, मतलब कूलाम बल वहां पर नहीं लग सकता है, ठीक ना। यहाँ तक ही संभव है 10⁻⁻15 तक। अब जब इससे कम दूरी पर जाएंगे तो वहां पर नाभिकीय बल लगने लगेगा, ठीक ना। अब देखेंगे गुरुत्वाकर्षण व कूलाम बल में अंतर। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, यह सदैव आकर्षण का होता है। मतलब ये मतलब जब कोई दो मतलब पिंड रहेंगे तो उसमें केवल जब आकर्षण बल लगता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, ठीक ना। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षित करता है, बल्कि कूलाम बल जो होता है आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। मतलब ये दो आकर्षित भी करेगा और प्रतिकर्षित भी करेगा, ठीक। अब दूसरा देखेंगे, यह बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, ठीक ना। मतलब कोई भी माध्यम हो सेम लगेगा। मतलब देखिए दो मतलब आकाशीय पिंड धरती और के जैसे चंद्रमा के बीच हो गया तो इनके बीच में कोई भी माध्यम पड़े बल उतना ही लगेगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, मतलब कूलाम बल में यह माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक ना। माध्यम पर निर्भर करता है। यहाँ पर देखिए जैसा कि दिया गया था, यहाँ पर के का वैल्यू मतलब जल माध्यम आ गया तो के का मान बदल गया था, ठीक ना। उसी प्रकार से माध्यम पर निर्भर करता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, यह कूलाम बल की तुलना में कमजोर होता है, कूलाम बल से कमजोर होता है, ठीक ना। और ये उससे अधिक मजबूत होगा गुरुत्वाकर्षण बल के सापेक्ष। अब यहाँ पर देखेंगे सतत आवेश वितरण, ठीक। क्या है, सतत आवेश वितरण। अब इसमें देखेंगे पहला है रेखीय आवेश वितरण, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब क्या होता है रेखीय आवेश वितरण, Q/L मतलब एकांक लंबाई के क्षण पर स्थिर कुल आवेशों को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं या लैम्डा कहते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या होगा, Q/A मतलब एरिया, एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए कुल आवेश, ठीक ना, उसी को पृष्ठीय आवेश वितरण कहेंगे। एकांक क्षेत्रफल में फैले हुए आवेश को ही पृष्ठीय वितरण कहेंगे या सिग्मा कहेंगे, ठीक। हम आयतन आवेश वितरण क्या होगा, Q/V मतलब एकांक आयतन में स्थिर कुल आवेश मतलब फैले हुए कुल आवेश को आयतन आवेश वितरण कहेंगे, जिसे रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखेंगे वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, आवेश के चारों ओर का वह स्थान, क्या, आवेश के चारों तरफ का वह स्थान जहां तक आवेश अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, ठीक, उसे वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक ना। वैद्युत क्षेत्र उसे ही कहते हैं। अब क्या यहाँ कह रहा है, आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र, मतलब कोई ये आवेश मान लीजिए है, ये इसके चारों तरफ का कोई भी क्षेत्र हो जहां तक वो अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर प्रभाव प्रदर्शन मतलब ये अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा इस एरिया पर, अगर नेगेटिव होगा तो इस एरिया पर नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, ठीक। उसी को कहेंगे अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब जितने एरिया में अपना मतलब प्रभाव बनाएगा उसी एरिया को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब वैद्युत बल रेखाओं के गुण। अब वैद्युत बल रेखा क्या होता है, ठीक। वैद्युत बल रेखा क्या होता है, मतलब वैद्युत बल रेखा क्या होता है, वो काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र को के दिशा को प्रदर्शित करते हैं, ठीक। क्या होगा,
वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं जो वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी, ठीक ना। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए इनकी प्रॉपर्टी में पहला है पॉजिटिव से निकलती हैं, निगेटिव में प्रवेश करती हैं। मतलब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव से बल रेखाएं जो होती हैं ये निकलती हैं और निगेटिव में प्रवेश करती हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बंद लूप का निर्माण नहीं करती हैं। बंद लूप का निर्माण नहीं करती, मतलब ये पॉजिटिव से जब निकलती हैं और निगेटिव में प्रवेश करती हैं तो पुनः ये निगेटिव से निकलकर पॉजिटिव में नहीं जाएंगे, ठीक ना। यहाँ पर क्या कहा गया है पिछले पेज पर, यहाँ पर कहा गया है निगेटिव में प्रवेश करते हैं, निगेटिव से निकलती नहीं है। अब देखिए जब यहाँ पर बंद लूप का निर्माण करेंगी तो यहाँ से यहाँ पर जाएंगे तभी ना बंद लूप का निर्माण होगा ऐसे करके। तो यहाँ से जाने के लिए इनको निगेटिव से निकलना पड़ेगा, ठीक ना। तो ये चूंकि इनका मतलब प्रॉपर्टी है कि ये निगेटिव से निकलती नहीं, अतः ये बंद लूप का निर्माण नहीं करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एक बिंदु आवेश से उत्पन्न कुल बल रेखाओं की संख्या Q/ε0 होता है। मतलब क्या होगा, मतलब कोई आवेश Q है तो उसमें से कितने बल रेखाएं निकलेंगी। अब कोई आवेश Q है तो उसमें से कितनी बल रेखाएं निकलेंगी, मतलब बल रेखाओं का मान होता है जितना आवेश का मान होगा, ठीक। और उसको उस आवेश के मान को ε0 से डिवाइड कर देंगे। ε0 का वैल्यू कितना होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10 पे -12 होगा, ठीक ना। तो इससे इस आवेश को डिवाइड करेंगे, जितना वैल्यू आएगा उस मतलब कण से उतने ही वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, विद्युत बल रेखा की किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करते हैं। मतलब यहाँ पर देखेंगे कोई मतलब ये मतलब बल रेखा गुजर रही है तो इस पर से क्या स्पर्श रेखा डाले हैं, ठीक ना, स्पर्श रेखा खींचे हैं, ठीक। तो यही इसकी दिशा होगी, मतलब इधर जब जा रहा है तो इसका मतलब जो दिशा होगा ये होगा, ठीक ना। ये तो मतलब आकर्षण के कारण इधर मुड़ जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं, क्योंकि अगर काटेंगी तो इनकी जब यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर जब दो बल रेखाएं काटेंगी तो दो दिशा का निर्माण करेंगी, जो कि एक बिंदु पर दो दिशाएं संभव ही नहीं है, ठीक ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, समान आवेश के लिए सममितता का गुण। मतलब ये देखिए समान अगर आवेश रहेंगे, समान आवेश, यहाँ पर तो विपरीत है, इसको ही देख लेते हैं। विपरीत आवेश जब रहेंगे तो ये मतलब इनकी मतलब दिशा इधर मुड़ेंगे, ठीक ना। ये मतलब बल रेखाओं की संख्या मतलब झुकेंगी आपस में एक दूसरे की ओर, ठीक ना। देखिए इधर झुक रहा है, और जब विपरीत रहेंगी तो ये बल रेखाएं दूर भागेंगी, ठीक। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे, बल रेखा की संख्या आवेश के परिणाम के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक ना। मतलब जितना आवेश के परिणाम को बढ़ाएंगे, ठीक ना, परिमाण को जितना बढ़ाएंगे, मतलब आवेश के वैल्यू को जितना बढ़ाएंगे उतनी ही बल रेखाएं निकलेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है Q का मान जितना बड़ा होगा उतने ही मतलब ने उससे बल रेखाएं निकलेंगी, ठीक। अब देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, E = F/Q0। मतलब क्या है, मतलब कोई आवेश Q0 है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। मतलब यहाँ पर देखेंगे ऐसे करके कोई वैद्युत क्षेत्र E है, ये वैद्युत क्षेत्र E में ये Q0 कोई आवेश यहाँ पर रखा गया है, ठीक ना। अब यहाँ पर इस मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है इसके कारण इस पर जो बल लगेगा, इस मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण इस कण पर जो बल लगेगा वही कहलाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक ना। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, एकांक परीक्षण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल, ठीक ना। यहाँ पर परीक्षण आवेश ये है और इस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मतलब वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है
वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। मतलब जितना तेज बल लगेगा उतनी उसकी तीव्रता बढ़ेगी। और क्यों तीव्रता बढ़ेगी? जब जितनी मतलब तीव्र मतलब विद्युत क्षेत्र जितनी ही मजबूत होगी उतनी उस पर बल लगेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर देखेंगे बिंदु आवेश के कारण ई, ठीक, बिंदु आवेश के कारण ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखेंगे यहाँ पर, अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पूछा गया। यहाँ पर मतलब कोई मतलब आवेश है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। और यहाँ पर Q है जो R दूरी पर स्थित है, तो इसको देखेंगे E इक्वल टू, चूंकि यह बाई Q होता है, ठीक। अब यहाँ पर कूलाम के नियम के हिसाब से यहाँ पर यह का मान रखेंगे। यहाँ पर पहला आवेशीय है और दूसरा आवेशीय है, तो इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और इनकी दूरी R है, इसके वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। और ये क्या होता है? ये नियतांक होता है। और ये वाला जो Q है यहाँ पर नीचे रखा गया, ठीक ना। अब क्या होगा? ये वाला जो Q होंगे दोनों कैंसिल कर जाएंगे, तो E का वैल्यू आएगा KQ बाई R का स्क्वायर। अब क्या होगा? अब यहाँ पर देखेंगे चूंकि K का मान फिक्स होगा, नियत रहता है इसका मान 9 गुणे 10⁻9, ठीक ना। और Q का मान भी यहाँ पर नियत रहेगा, ये बदलेगा नहीं। अब E किस पर डिपेंड करेगा? दूरी पर डिपेंड करेगा, ठीक ना। दूरी पर जितना ही मतलब इधर उधर करेंगे उतना ही E प्रभावित होगा, ठीक। अब देखिए चूंकि E किसके अनुक्रमानुपाती है? E इक्वल टू 1/r का स्क्वायर। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए इसका ग्राफ बनाया गया है इस प्रकार से। यहाँ पर E है और यहाँ पर R मतलब दूरी, E मतलब विद्युत क्षेत्र, ठीक ना। अब यहाँ पर ऐसे करके डाउनवर्ड मतलब गिरता जा रहा है ग्राफ। देखिए जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे ये मतलब E का मान घटता जा रहा है, ठीक ना। अब देखिए वह आवेश के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र मतलब किसी मतलब निकाय में कुल मतलब जो कण होंगे उन किसी विद्युत क्षेत्र में जितने भी कण होंगे उस विद्युत क्षेत्र के कारण उन पर लगने वाला बल मतलब क्या होगा? EQ1 मतलब E के कारण Q1 पर लगने वाला बल प्लस EQ2 मतलब E के कारण Q2 पर लगने वाला बल प्लस EQ3 मतलब E के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण Q3 पर लगने वाला बल। ऐसे करके जितने भी होंगे उसको आपस में जोड़ते हुए उनके चिन्ह के साथ जोड़ते हुए चले जाएंगे, ठीक ना।